Now this is the second part of presentation, analysis of beverages. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बेवरेजेस का नाम कहाँ से निकला और ये बेसिकली होती क्या चीज़ें हैं। जो भी हम लिक्विड पीते हैं सिवाय वाटर के, यानी कि जैसे टी, कॉफ़ी, कोई भी लिक्विड या बियर, मिल्क, जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, वो सारे जो लिक्विड्स होते हैं ना वो होते हैं बेवरेजेस। ठीक है। और ये जो बेवरेज है ये ऐसा लिक्विड होता है जो स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड ह्यूमन कंजप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए सोसाइटी के अंदर बनाया जाता है। ठीक है। एंड ये जो बेवरेज टर्म था ना ये डिराइव्ड हुआ फ्रेंच वर्ड से जो कि था बिवेयर, जिसका मतलब है अ ड्रिंक, यानी कि कोई भी ड्रिंक। जनरल मीनिंग ऑफ अ ड्रिंक इंक्लूड अ प्रिपेयर्ड ड्रिंक, यानी कि कोई भी तैयार करदा ड्रिंक। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेवरेज। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द FPO इन 1955 एक्ट, फ्रूट बेवरेजेस और फ्रूट ड्रिंक्स मीन अ बेवरेज, यानी कि कोई भी फ्रूट बेवरेजेस हैं या कोई भी फ्रूट ड्रिंक है उनका मतलब बेवरेज ही है। ठीक है। जो वो वाली ड्रिंक जो कि प्रिपेयर की जाती है फ्रूट जूसेस से, वाटर से या कार्बोनेटेड वाटर से, ये जो कंटेन करते हैं शुगर, डिट्रॉक्स, इन्वर्टेड शुगर और लिक्विड ग्लूकोजेस। बेसिकली ये बेवरेजेस जो होती हैं ना ये फ्रूट बेवरेजेस होती हैं जो कि इन चीज़ों से बनती हैं। और वो कह रहे हैं कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ फ्रूट जूस है ना एक फ़ाइनल प्रोडक्ट के अंदर वो 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो फ्रूट सिरप है उसकी जो स्वीटनेस है फ्रूट जूस के अंदर वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए। वो फिर एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि आया कि ये रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रही है या नहीं, फिर वो आगे प्रोडक्ट को जो है वो फाइनलाइज करते हैं। नाउ देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बेवरेजेस आर अवेलेबल देयर। फर्स्ट वन इज़ नॉन अल्कोहलिक एंड दी अदर वन इज़ अल्कोहलिक। अब नॉन अल्कोहलिक के अंदर आ जाती हैं आगे उसकी 2 टाइप्स, नॉन कार्बोनेटेड और कार्बोनेटेड। अब नॉन कार्बोनेटेड के अंदर आ जाते हैं सारे जूसेस, यानी कि फ्रूट जूस, फ्रूट ड्रिंक्स, फ्रूट नेक्टर्स, कॉफ़ी एंड टी, ये हो गए नॉन कार्बोनेटेड। और जो कार्बोनेटेड है उसके अंदर आ गया सोडा, कोको कोला, टॉनिक पाउडर्स और जो जितनी भी ये मार्केट में आ रही हैं ना हमारे पास ड्रिंक्स वगैरह, जैसे 7 अप हो गई, मिरिंडा टाइप, all are carbonated drinks means beverages। and the other one is alcoholic। अल्कोहलिक के अंदर 2 टाइप्स की आ जाती है, एक फ्रूट सैप या फ्रूट या सैप और दूसरा है ग्रेन। अब जो फ्रूट वाली होती है वो नॉन डिस्टिल्ड या फिर डिस्टिल्ड होती है। अब नॉन डिस्टिल्ड के अंदर वाइन आ जाती है और डिस्टिल के अंदर आ जाती है ब्रांडे। और ग्रेन के अंदर नॉन डिस्टिल जब होती हैं वो बियर आती है और जो डिस्टिल होती है वो विस्की होती है। ठीक है। बेसिकली ये जो वाइन, बियर और विस्की है ना ये हाई ब्रांडेड अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में पी जाती हैं। हम तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं जैसे ये सोडा कोला और ये सारा, और नॉन कार्बोनेटेड, और ये ज़्यादा हेल्थ के लिए ख़तरनाक भी नहीं समझी जाती। लेकिन जो अल्कोहलिक होती हैं ना डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड, यानी कि ग्रेन और सैप दोनों में, वो थोड़ी सी इस्लाम में तो बिल्कुल ही ये हराम है, लेकिन जो आउट ऑफ मतलब नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये सब आम सी बातें हैं। नाउ वी विल डिस्कस डिटेल ऑफ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस विच आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कार्बोनेटेड एंड इनटू नॉन कार्बोनेटेड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। नाउ लेट अस डिस्कस नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब नॉन कार्बोनेटेड के अंदर हमने पहले देखा कि फ्रूट बेवरेजेस हैं। ठीक है। और इनके अंदर आ जाते हैं फ्रूट जूसेस, फ्रूट ड्रिंक्स एंड फ्रूट नेक्टर्स। ये फ्रूट बेवरेजेस हैं जो कि नॉन कार्बोनेटेड हैं और दे कंटेन फ्रूट जूस, वाटर, शुगर, डेक्सट्रोज, इन्वर्ट शुगर टेज मतलब इन्वर्ट शुगर एक्सेट्रा। ये ग्लूकोज होता है, डेक्सट्रोज ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, यानी कि कोई भी जूस है उसकी नीड के मुताबिक जो भी वो लोग शुगर यूज़ करना चाहते हैं वो फिर कर लेते हैं। और इसके अंदर इंक्लूड होता है मेजर डिटोरिएशन दैट अकर्स इन फ्रूट बेवरेजेस इज़ लॉस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। फिजियोकेमिकल चेंजेस एंड माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि इसके अंदर मेजर डिटोरिएशन किसकी होती है इन बेवरेजेस के अंदर, फ्रूट बेवरेजेस के मोस्टली लॉस ऑफ न्यूट्रिशन होता है और फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये लॉस ऑफ न्यूट्रिशन होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल
ग्रोथ वो करवाते हैं, माइक्रोबायल ग्रोथ। एंड एसिडिटी इसके अंदर कितनी रखी जाती है? ऑलमोस्ट ऑल द फ्रूट जूसेस यूजली मेंटेन एन एसिडिक करेक्टर बिकॉज दे कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स। इनके जाहिर सी बात है वो एसिडिटी को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रखते हैं ताकि उनकी जो जूस है वो ज़्यादा देर तक निकालें, ठीक है। यानी कि अगर वो पैक करके भी भेजते हैं तो उनका जो जूस है वो ख़राब ना हो, इस वजह से एसिडिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इंजाइम्स, अब जनाब इंजाइम्स एग्जिस्ट इन ऑल फ्रूट, हर फ्रूट जूस के अंदर एग्जाइम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सम टाइम दे हैव टू डिस्ट्रॉय एंड सम टाइम टू बी एडिड, यानी कि कुछ टाइम सम टाइम दे हैव टू डिस्ट्रॉयड एंड सम टाइम टू बी एडिड, यानी कि कुछ टाइम के लिए ये निकाल दिए जाते हैं या कुछ टाइम के लिए ऐड कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ जूस। जाहिर सी बात है अब कलर और जो फ्लेवर है उसका भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसी के बेसिस पे जो लोग हैं वो इन ड्रिंक्स को ख़रीदना पसंद करते हैं, इनको पीते हैं। अगर वही कलर और फ्लेवर उनके मुताबिक नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी एक प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेंगे पीने के लिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली एंड मैनी फ्रूट ड्रिंक्स कंटेन सर्टन लीगली परमिटेड कलरिंग, यानी कि उनको परमिशन होती है कलर ऐड करने का। जो कंपनीज फ्रूट जूसेस बनाती हैं उनको ये परमिशन होती है। दीज आर एडिड टू ओवरकम द ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ सल्फाइड यूज़ एज अ प्रिजर्वेटिव। अब वो ब्लीचिंग इफेक्ट जो है सल्फाइड का वो यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव ताकि वो जूस को प्रिजर्व रखे एंड टू प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस, और जूस को जो है बहुत ही खूबसूरत सा कलर दे जो कि एक पीने वाले को, जूस पीने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अब विटामिन सी का भी यूज़ होता है और वो क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि जो फ्रूट है जो अभी पका नहीं है वो अच्छी तरह से पक जाए और फिर इंक्रीज़ करते हैं ना विटामिन सी के कंटेंट को, ताकि जो बिफोर राइपनिंग एंड देन डिक्रीज ड्यू टू और एंजाइम्स के एक्शन से उसको रोक देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं एरोबिक एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। जिससे विटामिन सी की फिर जो जितनी कंसंट्रेशन हमें चाहिए थी और जितना हमने काम करवाना था हो जाता है। उसके बाद फिर एंजाइम एक्शन करते हैं जिसकी वजह से वो कौन से एंजाइम्स हैं? एरोबिक एसिडिक ऑक्सीडेज, जो कि ये काम सर अंजाम देते हैं। और जब फ्रूट्स को कुक करते हैं ना मोस्ट ऑफ एरोबिक एसिड ट्रांसफ़र फ्रॉम द टिश्यूज़ इनटू द लिक्विड और मे बी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन अकरिंग मोर इजीली इन आयरन, कॉपर एंड बैडली टेन्ड वेसल्स, ठीक है। इस बात की तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि एरोबिक एसिड जब ट्रांसफ़र करते हैं ना टिश्यूज़ के अंदर लिक्विड में तो मे बी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ऑक्सीडेशन अक्कर होती है मोर इजीली किसके अंदर? आयरन के अंदर, कॉपर के अंदर, बैडली टेन वेसल्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो विटामिन सी है ना वो लॉस हो जाता है किसके अंदर? स्टोरेज, जब हम फ्रूट को स्टोर करके रखते हैं। जाहिर सी बात है जो जब हम कोई भी फ्रूट जूस है उसको हमने गिलास में निकाल के रखा है 2-3 दिन के लिए, अब आप पहले दिन पियेंगे तो उसका टेस्ट और होगा, अब हमने तीसरे दिन पिया तो उसका टेस्ट और होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो विटामिन सी है ना वो लॉस हो चुका होता है और जो होते हैं ना बैक्टीरिया वो उसके अंदर रिएक्शन कर गए होते हैं। जाहिर सी बात है अब हवा में हर जगह पे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रिज के अंदर भी यही काम होता है। तो वो क्या होता है जनाब, उसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। और जब हम लो टेम्परेचर पे उसको स्टोर करते हैं ना एंड प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट विद एयर एंड लाइट रिड्यूसेस दिस, यानी कि यही चीज़ें, यानी कि एयर से अगर हम उसको बचा के रखेंगे और लाइट से, ठीक है, और लो टेम्परेचर पे हम उसको करेंगे ना स्टोर, तो वो सारा इफ़ेक्ट विटामिन सी के ऊपर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जूस जो है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। अब क्या होता है जनाब, स्पॉयलेज ऑफ फ्रूट जूसेस मेनली ड्यू टू यीस्ट। जाहिर सी बात है यीस्ट आपको पता है कि ये फफूंदी होती है जो कि फ्रूट जूस को ख़राब करने में बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। ये टेम्परेचर, जाहिर सी बात है टेम्परेचर होता है फ्रूट जूस का कि ये इस टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो वो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। As spoilage of raw fruit juices at room temperature result in alcoholic fermentation followed by the oxidation of alcohol and fruit acid by yeast or mold growing on the surface। अब क्या होता है कि वो जो मोल्ड्स है ना वो उसकी सरफेस पे जो है बनना शुरू हो जाते हैं, किसकी वजह से? वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल की और फ्रूट की, जिसकी वजह से ये सारा काम ख़राब होता है। Hence every living yeast cell must be removed or suppressed by
पास्चराइजेशन, फिल्ट्रेशन और अदर प्रिजर्वेशन। आगे उन्होंने इनका बता दिया है कि इनकी वजह से हम जो है फ्रूट को बचा सकते हैं। पास्चराइजेशन करवा लेते हैं या फिल्ट्रेशन करवाते हैं या प्रिजर्वेशन करवा लेते हैं। और यहाँ पे कुछ बेवरेज मार्केट के जो शेयर्स हैं ना 2013 के, वो एनालाइज करके उन्होंने हमें बताए हुए हैं कि कितने % और कौन कौन से ड्रिंक्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब जनाब जो कार्बोनेटेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ना और स्पोर्ट बेवरेजेस होते हैं वो 0 to 20% यूज़ हुए हैं, और 30 to 40 होते हैं बॉटल्स वाटर और एनर्जी ड्रिंक्स, और ये मतलब 30 to 50% तक ये काम होता है। और उसके बाद जो फ्रूट बेवरेजेस है ना और वैल्यू एडिड वाटर, यानी कि जो भी प्योरीफाइड वाटर होता है जिसके अंदर वो विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा ऐड कर के वो बनाते हैं, तो वो 50 to 70%। और उसके बाद RDT टी और RDT कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा यूज़ हुए हैं 80 to 100%। मतलब ऑलमोस्ट इनकी परसेंटेज सेम ही है, 30% या 40% जो है ना ये लोग मतलब ये जो है ना हमारे पास हुआ है कंज्यूम हुआ है। अब US बॉटल वाटर वॉल्यूम जो है ना उसका ग्रोथ रेट क्या है इन मिलियंस ऑफ गैलन्स, यानी कि आप देखें ये ग्राफ के अंदर कि बेवरेजेस मार्केटिंग क्रॉप है, तो ये 2008 के अंदर -10% टू यानी कि इतने बिलियंस हो गया, 2009 के अंदर -2.5 और 2010 के अंदर इंक्रीज़ हो गया, और इससे फिर जो है फर्दर आगे इंक्रीज़ ही हुआ है। ये जो बॉटल वाटर है ना कंज्यूम, यानी कि पहले लोग जो है उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो फिर आगे आगे जैसे जैसे उनको पता चलता गया तो वो लोग जो है उन्होंने ये वाला पानी पीना जो है ना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। तो 2010 से लेकर 2012 तक तो ये इंक्रीज़ हुआ, लेकिन 2013 के अंदर जो है ये फिर से डिक्रीज़ हो गया। दैट्स अ मार्केट एनालिसिस ऑफ US बॉटल वाटर वॉल्यूम ग्रोथ। US एनर्जी ड्रिंक वॉल्यूम है, तो एनर्जी ड्रिंक्स अकॉर्डिंग टू ईयर वॉल्यूम एंड ग्रोथ जनाब ईयर 2006 से लेकर 2013 तक इसका जो ग्रोथ रेट है मतलब वॉल्यूम है मिलियन ऑफ गैलन्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता गया 85 से फिर ऑनवर्ड ये जो है बढ़ते ही गया, कम नहीं हुआ। और जो ग्रोथ रेट है ये इसका सबसे ज़्यादा था 2006 के अंदर और सबसे कम था 2009 के अंदर। तो ये उनका 2013 तक जो था ये उनका था एनालिसिस के कितना वॉल्यूम जो है ये यूज़ हुआ है और उसकी ग्रोथ रेट में कितना इजाफा हुआ है। एंड द नेक्स्ट इज़ RTD कॉफ़ी। तो 2011 के अंदर ये थी 9.4% और 2012 के अंदर थी 9.5% और 2013 के अंदर थी 6.2%। यानी कि 2011 के अंदर ये कम थी और 2012 के अंदर ज़्यादा हो गई और 2013 के अंदर अगेन बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो आगे US CSD वॉल्यूम इन बिलियंस ऑफ गैलन्स 2017 के अंदर 2007 से लेकर 13 के अंदर इसका मज़ीद इजाफ़ा नहीं हुआ, बहुत कम हुई है, यानी कि अकॉर्डिंग टू USD वॉल्यूम यानी कि बेवरेजेस मार्केट कॉरपोरेशन से। अब क्राफ्ट बीवेयर वॉल्यूम है हमारे पास उसका 18% रहा है 2013 में, मतलब बियर्स और उसके प्रोडक्ट्स के मुताबिक, ठीक है। और 2007 से 2013 तक बहुत ज़्यादा जो बियर है वो बनाई गई है और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, यानी कि इस लिहाज से उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया है। आगे US साइडर मार्केट, ये वो वाली मार्केट्स हैं जो कि बनाती हैं डिफरेंट जूसेस, या जैसे विनीगर हो गया, एप्पल साइडर विनीगर हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये भी 2011 से लेकर 2013 तक बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। और ये टेक्नोमिक ड्रिंक ऑनलाइन डिबेट्स के अंदर उन्होंने बताया था। नाउ द एनालिसिस इन बेवरेज इंडस्ट्री इज़ हेयर। साइडर मार्केट वॉल्यूम US ग्रोथ क्या कहती है? वो कहती है कि जो अवेयरनेस इन कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा हुई है और जो मेकर्स हैं, बनाने वाले हैं, उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया है? डिफरेंट, यानी कि मुख्तलिफ कौन से प्रीमाइज एंड देयर सक्सेस इज़ ग्रोइंग द कैटेगरी, यानी कि उन्होंने डिफरेंट ड्रिंक्स
मार्केट के अंदर लॉन्च करवाई हैं, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है कि वो डिफरेंट टेस्ट और ये सब कुछ दें। साइडर इज़ अ कैटेगरी इन itself as it seems to be popular with women and it's an opportunity for companies to approach a female target audience. Finally, why is a new category? It's developed far ahead the game. यानी कि इसको चलाने वाली एक औरत है जो कि अपने ही आप में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है जो कि अपॉर्चुनिटी देती है अपनी दूसरी कंपनीज़ को कि वो उसको अप्रोच करें और ऑडियंस को टारगेट करें ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से लॉन्च करें और फिर उससे वो जो ग्रोथ रेट है वो अपना बढ़ा सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे मुनाफा कमा सकें, ठीक है। अब विस्की जो है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है बेवरेज का, ठीक है। ये सबसे हाई ब्रांड है जो कि ज़्यादा पिया जाता है और बहुत ही अच्छा, यानी कि इसको बनाने में वो लोग बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये 6.2%। अब जो वोडका है ये भी एक बेवरेज की जो है वो किस्म है, ये 1.1% तक इसका जो ग्रोथ रेट रहा है। रम इसका मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये इसकी भी ग्रोथ रेट जो है उनसे कम ही है। अब जो टिक्विला है ये भी एक बेवरेज का ब्रांड है जो कि सिर्फ वही लोग पी सकते हैं जिनको पता ही ना हो कि उनका जो आने वाला इनकम है वो कहाँ से आता है, यानी कि इतने अमीर तरीन लोग सिर्फ इसको पी सकते हैं। आगे जिन है तो ये नेगेटिव ग्रोथ रेट में चला गया, इसको ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। और जो ब्रांडी और कोंगेज है ये भी 1.2% तक इसका रहा। और कॉर्डल्स इसका भी कुछ खास ग्रोथ रेट नहीं रहा। और आरडी कॉकटेल है ये भी एक बेवरेज यानी कि अल्कोहलिक बेवरेज है जो कि आम लोग पी सकते हैं। और जो विस्की है इससे इंसान के होश गुम नहीं होते। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जो कि टॉप 10 वाइन ब्रांड जो है ना हमारे पास अमेरिका के, उनकी बताती है कितना वो ग्रोथ रेट है उनका और वो कितने पैसे कमाते हैं इससे। अब पहला ब्रांड है बेयरफुट, तो ये $556.3 डॉलर जो है ये कमाते हैं और इनका ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फ्रेंसिक बॉक्स है, तो नहीं सेकंड वन है सटर होम, ये भी एक ब्रांड है जो कि बेयरफुट से नीचे है और ये कमाता है उससे कम, कितने $365.6 और इसका भी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट कम है। फ्रेंजिया बॉक्स तो ये भी जो है ऊपर वाले दो ब्रांड उनसे कम कमाता है। फिर येलो टेल आ जाता है, ये उनसे भी कम कमाता है। यानी कि फिर आता है वुड ब्रिज एंड रॉबर्ट मॉन्डवी, तो ये कितने US डॉलर्स कमाता है, ये $293.6 US डॉलर्स। 200 तो नहीं होगा, खैर मुझे तो ये बोलना भी नहीं आता कि कितना ये डॉलर्स, इनको हम किस तरह एक्सप्लेन करें क्योंकि हम तो रुपए और पैसे पे अभी तक फंसे हुए हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कैंडल जैक्सन विंटर रिवर्स, तो ये भी 189.8 और ग्रोथ रेट इसका भी अच्छा खासा है। ब्रेंजर्स आ जाते हैं आगे 164.6 मिलियन डॉलर्स, ये मिलियन डॉलर्स में है। 556.3 मिलियन डॉलर्स, दैन 365.6 मिलियन डॉलर्स, दैन 330.7 मिलियन डॉलर्स एंड अप टू सो ऑन। और सबसे एंड पे जो है वो चितू सेंट मिचले, ये 138.3 US मिलियन डॉलर जो है वो कमाता है और उसका ग्रोथ रेट भी अच्छा खासा है। दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ वाइन ब्रांड्स एंड अदर एनर्जी ड्रिंक्स, so I hope you will understand it again and clearly. Thank you so much for your time and I hope you will take this easy.